पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ का पंजाब में गिनती पूरी करने का दावा। खलाई मखलूक आजाद अरकान पर दबाव डाल रही है, राना सनाउल्लाह का इल्जाम। MMA का यू टर्न, पार्लियामेंट में जाने का फैसला। क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून के इक्तदार का सूरज गरूब हो जाएगा? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली हमाद अजहर से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीक अल फारूक से, रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच से, रहनुमा PSP आसिफ हसनैन से। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शंस हो गए, उनके रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी तो है, मगर लग ये रहा है कि अब PTI इस पोजीशन में है कि हुकूमत ना सिर्फ वफाक में बनाने का दावा करी है, बल्कि वो कह रहे हैं कि पंजाब में भी उनके नंबर्स पूरे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कैबिनेट के हवाले से भी नाम फैलाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि वो यकीनन PTI की कैबिनेट में होंगे, कुछ लोग के नाम अभी हतमी नहीं है। आपस में इख्तलाफात की खबरें भी हैं। मसलन ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का उसूली फैसला किया गया, जिसके ऊपर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो शायद इतने खुश नहीं है इस फैसले से। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी जहाँ पर उन्होंने कहा वो किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब है कि लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं? जब हुकूमत साजी होती है तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको लेकर चलना होता है, सोच समझ कर जाना होता है, मगर इस वक्त लग ये रहा है PTI के लिए सबसे अहम ये है कि वो चाहते हैं कि ना उनका जो उन्होंने दावा किया है कि इमेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो, और ना ही फिर उनके ऊपर ताने दिए जाएं, उनको ताने दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों के साथ अलायंस कर रहे हैं जिनसे वो माजी में जिन पर तनकीद कर चुके हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त बहुत अहमियत हो गई है MQM की 6 सीटों की और दूसरी तरफ PMLN की सीटों की पंजाब असेंबली में। अगरचे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर अहमियत के हिसाब से ये बहुत अहम हो गई हैं। कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं पंजाब में भी और वफाक में भी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दावा किया। लेट्स वॉच हिम। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नंबर्स गेम में हम नून से आगे जा चुके हैं। हमारे जो अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे साथ जो PMLQ की क़यादत के साथ जो इलेक्शन से पहले ही हमारी एक आपस में सीट एडजस्टमेंट और बाहमी एहतराम का जो रिश्ता तय हुआ था वो आगे बढ़ चुका है। मज़ीद लोगों के राब्ते मुझसे हुए हैं और दीगर हमारे कायदीन से हुए हैं और वो बात आगे बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह मैं आपको नवीद देना चाहता हूँ कि पंजाब में भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ लेड गवर्नमेंट बनने के वाज़ेह इम्कानात पैदा हो चुके हैं। सदीक उल फारूक साहब, क्योंकि ये बात कही थी हमजा शहबाज साहब ने कि हमने हुकूमत बनानी है पंजाब में, अब PTI ये दावा करी है कि उनके नंबर पूरे हैं और जिसकी ज्यादा गवर्नमेंट होती है वही हुकूमत बनाता है, तो क्या पंजाब में आपको लग रहा है कि PTI की हुकूमत हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीहा। पहली बात तो यह है कि कुरैशी साहब ने एक बात की है और फवाद हसन ने दूसरी बात, फवाद चौधरी ने दूसरी बात की। फवाद हसन नहीं है, फवाद चौधरी हो गए। और फवाद चौधरी की बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। जी मैंने कहा पिछली हुकूमत में फवाद नाम बड़ा मशहूर था, फवाद हसन। इस हुकूमत में जो बनने जा रही है लग रहा है फवाद चौधरी नाम ज्यादा मशहूर होगा। चलिए ठीक है जी, जो भी मशहूर हो, वजह शोहरत अच्छी होनी चाहिए। अगर वजह शोहरत बुरी हो वो उसमें तो मैं कह दूं कि फर्क है, अच्छी बात नहीं है। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमजा शहबाज साहब ने जो बात की उसूली बात है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून है और कोई जिस तरह गैर फितरी तौर पर ये इंतखाबी मामलात हुए हैं, इस तरह इस वक्त जो भी गैर फितरी सूरत सामने आई है, खलाई मखलूक और वगैरह वगैरह और फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ जो कुछ भी हुआ, तो उसमें जो सूरत सामने आई है उसमें मज़ीद गैर फितरी काम नहीं होने चाहिए। बहरहाल
जिस तरह भी आप लोगों के पास ये सारी पंजाब गेम में गवर्नमेंट बनाने की तहरीक सुन इस सारे खेल में तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत इमरान खान साहब को कोई खुली गेम नहीं खेल सकते। खलाई मखलूक के हाथ में है सब कुछ। जिन्होंने ये सारी कार्ड्स लगा के दिए हैं, जिन्होंने उनके लिए सारा काम किया है, वो इनको कहेंगे जाएं अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, बस हम पीछे हट गए हैं। वो इनके सरों पर सवार हैं। बहरहाल देखना ये है कि हमने इस मुल्क को भी चलाना है, आइनी जमहूरी निज़ाम को कोशिश करेंगे हम कि चले, खुदा न खास्ता कहीं ये आइनी जमहूरी निज़ाम ही तलपट ना हो जाए। और उसी लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि मरकज़ में अपोजिशन करेंगे। अगरचे नंबर्स गेम अब पूरी करना पीटीआई के लिए वही आसान नहीं है। पंजाब में भी पंजाब में भी ऑपोजिशन, अगर ये नंबर गेम अपनी जिस तरह भी पूरी करते हैं कर लेते हैं तो जाहिर है फिर उसूली बात होगी। हम उसूल के मुताबिक ही चलेंगे। बड़ी बात आपने की, आपने कहा अगर उनकी नंबर गेम पूरी हो जाती है तो फिर हमें ऑपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा पंजाब में। हमारे साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे कि पीटीआई के लिए शायद इस वक्त अहम है, और अगर नहीं है तो होना यही चाहिए कि जिन लोगों को वो फोर फ्रंट पे लाएगी, जिन लोगों को की पोजीशंस मिलेंगी, वो उससे मुताबिकत रखते हो जो वो दावे करती आई है। आपने ऐलान किया कि आप कोई पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं लेंगे अपनी पोजीशन की, जिसको बड़ा वेलकम किया गया सोशल मीडिया पे। हैविंग सेड दैट, पंजाब में आप लोगों के नंबर्स पूरे हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया फरीहा। मैं अभी बनी गाला से ही आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। इमरान खान साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारी तमाम क़यादत भी मौजूद थी, और वहीं पे मेरे साथ फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। मेरे सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो नंबर्स उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं वो मुसद्दका हैं, हम उस पर स्टैंड करते हैं। हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वफाक में भी नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं। हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ बाकी तमाम बातें जो हैं खलाई मखलूक से रिलेटेड, ये सारी हवाई बातें हैं, और ये मेरा ख्याल है मुसद्दका बात करनी चाहिए, सबूत की बुनियाद पे बात करनी चाहिए, या तो बंदा कोई चीज सामने लाए तो ये और बात फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करें। इसके ऊपर मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड करें। ये बात अभी सदीकुल फारूक साहब ने भी कही, आपने इसको एंडोर्स किया है कि पंजाब में और वफाक में दोनों जगह पीटीआई इज नाउ कॉन्फिडेंट कि वो हुकूमत बनाएगी। जो खलाई मखलूक की बात है, मैंने इसलिए ये सवाल नहीं पूछा सदीक फारूक साहब से क्योंकि ये अब सिर्फ सदीक फारूक साहब नहीं कह रहे, ये अब पीएमएलएन मुसलसल कह रही है। इट्स पार्ट ऑफ देयर नैरेटिव। लेट्स लिसन टू राना सनाउल्लाह एज़ वेल। आजाद अमीर हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल मुतफिक हैं और हमारी हमायत कर रहे हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि खलाई मखलूक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव और जो है वो डेस्परेट हुई है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पंजाब में हुआ क्या है, किस तरह से जो है वो मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी तादाद में कामयाब हो गई है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को जो है वो अभी जो है वो ओपन अप नहीं कर रहे। हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि जो लोग बनी गाला जाके गले में पटा डलवा रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग जो है वो हमें वोट देंगे, क्योंकि लोगों की मजबूरियां हैं, लोगों को जो है वो फाइलें लिखाई जा रही हैं, लोगों को उनके केस जो है वो बताए जा रहे हैं कि आपने सुना हमारा अज़ीज़ साहब राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस के ऊपर मामला चला गया था। अब आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंस आपके साथ हैं, तो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि खलाई मखलूक है। ये भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं टू बी ऑनेस्ट के उसके बावजूद जीत गए तो फिर खलाई मखलूक को इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन ये इल्जाम अब लग रहा है जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो किस तरह पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, क्या उसकी कंडीशंस थी? फरीदा दो तीन जगह एक जुमला बयान करूं क्या? दो तीन जगह मेरे से पूछा है तो इसलिए मैं एक ऐड करना साहब का भी इसके ऊपर पॉइंट सिर्फ दो तीन जगह बैलेट पेपर जो हैं वो ढेरों में पड़े हुए मिले हैं वगैरह। जवाब दें। एक मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेट हिम आंसर। जी हमारे साथ जी, मैं नहीं समझता कि जो राना सनाउल्लाह ने बात की है कि वो किसी उसको कोई लोहे पे लकीर समझनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो माजी में बयानात देते रहे हैं, शायद यही वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो पंजाब में भी पिट गया है। आप खुद ही सोचें कि आज़ाद अरकान क्यों जाना चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ? जो मियाँ शहबाज शरीफ का रवैया रहा है, जिस तरीके से उन्होंने तर्ज हुकूमत की है, सारी वजारतें अपने पास रखी हैं, माइक्रो मैनेजमेंट किया, उनके तो अपने MPs जो है वो उकताए बैठे हैं। तो कोई आज़ाद शख्स जो है वो सोच भी नहीं सकता उनको
ज्वाइन करने का। तो मेरा ख्याल है ये कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर आजाद अरकान जो है वो इस वक्त पंजाब में नून लीग की हिमायत नहीं करना चाह रहे। जो ये भी खबरें आई कि जहांगीर तरीन साहब एक फॉरवर्ड ब्लॉक में मदद कर रहे हैं PMLN में, इसमें कोई हकीकत है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आपने सुनी है PMLN की? देखें, जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो रवायत है आपको याद होगा, ये 2008 में शुरू हुई थी जब मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। परवेज अलाई साहब आज तशरीफ लाए थे बनी गाला में, उनको वो वाकया बड़ी अच्छी तरह याद है 2008 का। मेरा ख्याल है शायद वो ये कर्ज उतारना चाह रहे हो, लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसी कोई एफर्ट नहीं है। हम तो जो आज़ाद अरकान है उनकी हमायत हासिल करने के लिए निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमायत हासिल हो गई है। ये हमारा जमहूरी हक था कि हम उनकी हमायत हासिल करें, हम उनकी हमायत के तलबगार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी हासिल हुई है। अब अगर किसी शख्स को वो हजम नहीं हो रही तो इसमें कोई हमारा कसूर तो नहीं। और चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा नाम फाइनल हुआ है? हाँ, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आज ये मैं इमरान खान साहब के साथ भी बैठा था और वहाँ पे भी ये गुफ्तगू हुई थी कि मीडिया पे जितने नाम आ रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आला के हवाले से हों या वफाकी काबीना के हवाले से हों, ये तमाम स्पेकुलेशन की बुनियाद पे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अभी तक हमारा पूरा जो जोर रहा है वो अपने नंबर्स पूरे करने में रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरे हो गए हैं। कल से अब मुशावरत का अमल शुरू हो जाएगा। कल और परसों इमरान खान साहब ने तमाम क़यादत जो है हमारी जो कोर कमेटी है उसको तलब किया है बनी गाला में, वहाँ पे और कोई मीटिंग नहीं होएगी सिवाय ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर और नामों के ऊपर मुशावरत होएगी। इससे पहले जितने भी नाम मीडिया में चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन की बुनियाद पे हैं। सो कोई नाम शॉर्ट लिस्टेड तो होंगे सीएम पंजाब के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर शुरू हुआ है। ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान और उनके जो करीबी साथी हैं उनके जहन में चंद नाम होएं। एक नेचुरल सी बात है कि बंदे को अपनी टीम की क्वालिटीज़ और उसके जो नुमायां शख्सियात हैं उनके हवाले से इल्म होता है, लेकिन ये अभी तक नाम किसी भी फोरम पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर डिस्कशन में टेबल नहीं हुए। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो कल से ये काम शुरू हो जाएगा। That's again a big news जो अभी दी है हमाद अज़हर साहब ने, एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में नाज बलोच साहिबा, आसिफ हसनैन साहब भी उनके पास आएंगे क्योंकि इनकी पार्टीज की भी इस वक्त ना सिर्फ अहमियत है कि फैसलों ने बड़ा असर करना है हुकूमत साजी के ऊपर। बड़ी खबर ये है कि PTI इज नाउ कॉन्फिडेंट टू फॉर्म गवर्नमेंट, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब हुकूमत में। कल टेबल हो जाएगा चीफ मिनिस्टर का नाम। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि कल मुशावरत शुरू होगी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, लेकिन कल नाम हतमी नहीं है कि आ जाएगा। अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हमाद अज़हर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी हैं। साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक मेयर लाहौर मियाँ अजहर के साहबजादे हैं। एक ज़माने में उस वक्त ये समझा जाता था कि मियाँ अजहर नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी थे। हमाद अजहर ने लंदन से कानून और मुआशियात की आला तालीम हासिल की है। इलेक्शन 2013 में हमाद अजहर ने 68,000 से ज़ायद वोट लिए। इलेक्शन 2018 में हल्का 126 लाहौर से 1,05,000 से ज़ायद वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के इश्तियाक महर को शिकस्त दी। इन्होंने ऐलान किया है कि वो बहैसियत अरकान असेंबली कोई तनख्वाह और अलाउंस नहीं लेंगे। हमाद अजहर ने अपने वालिद के साथ 2011 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की थी। सो फ्यू फैक्ट्स अबाउट दैट एंड आई कम टू यू नाज बलोच साहिबा, यू वर आल्सो अ पार्ट ऑफ PTI। आपने कॉन्टेस्ट किया था PTI से, बड़े वोट्स दिए थे। कोई ख्याल नहीं आया कि इस साल इस दफ़ा भी मैं अगर कॉन्टेस्ट कर लेती PTI की टिकट पे तो शायद जीत जाती कराची से? नहीं, नॉट इवन वंस आई थॉट लाइक दैट बिकॉज PTI के जो कैंडिडेट्स कराची के थे उन्हें तो खुद को भी नहीं अंदाजा था कि उनकी लॉटरी ऐसी निकलेगी कि वो सारे के सारे घर बैठे जीत जाएंगे, बिकॉज पोलिंग एजेंट्स भी मुकम्मल नहीं थे। आई एम फ्रॉम कराची, इनफैक्ट आई लेफ्ट PTI, द मेन रीजन वाई आई लेफ्ट PTI वाज कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल बहुत बड़ा फेलियर था। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन तंजीम कराची में ना होने के बराबर थी और मुख्तलिफ इशूज हैं, अवामी सतह पे पेनिट्रेशन नहीं थी। और फिर बड़ी बात यह है कि बल्दियाती इंतखाबात जब हुए वो एक बहुत अच्छा एक मौका होता है जब आपको पता चलता है कि कौन सी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे है, उस पर बहुत बदतरीन
शिकस्त हुई थी. तो ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था. इट वाज नॉट एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो 2013 में भी नहीं था. हाँ, बट इट वाज वोट ले लिए थे उन्होंने. नहीं देखिए, उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि उस वक्त एक डिफरेंट सिचुएशन थी. उस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी आज से कंपेयर करें इस इलेक्शन से बहुत फर्क था उसमें. और वो एक हवा उस वक्त की चली थी. इस वक्त तो देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इस वक्त अवामी जो तासुर था वो कराची का बिल्कुल डिफरेंट था. और कराची का वोटर दीगर शहरों से बड़ा मुख्तलिफ वोटर होता है. और यहाँ पे वोटर तवज्जो मांगता है, कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी मांगता है, ये सारी चीजें हैं. और पीटीआई डिडंट परफॉर्म वेल इन एनए 250. एक डॉक्टर अलवी की सीट थी जिसपे लोगों को बड़ी शिकायत थी कि 5 साल वो अपने हल्के में नहीं गए. तो उन तमाम बातों के बावजूद जिस तरह से ये रिजल्ट आया तो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था. पंक्चर लगे हैं, बल्कि एक नहीं कई पंक्चर लगे हैं इमरान खान साहब को जितवाने के लिए. यू एग्री विद हिम? यस, देखें बात यह कि जब हम 2013 की बात करते हैं, कंपैरिजन आप कर लें तो 2013 में भी इंतखाबात में धांधली हुई. फिर बात हुई कि जी 4 हल्के खोलें. देखिए, पीटीआई ने कहा कि केपीके के इलेक्शन हम मान रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरी जो सूबे में हुए वहां पे धांधली हुई है. तो इसी तरीके से यही इलेक्शन कमीशन ने जो तरीका अपनाया है उसमें हमने देखा कि इस दफा एक डिफरेंट तरीके की रिगिंग सामने आई है, जिसको आप कहें कि पार्टी ने 43 नशिस्तें ली. आई थिंक फॉर एग्जांपल ये धांधली से ली आप लोगों ने. नहीं, धांधली से तो केपीके की भी नहीं ली थी पीटीआई ने उस वक्त, क्योंकि पीटीआई उस जमाने में 2013 पे केपी के रिजल्ट मानती थी, बाकी सबको धांधली कहती थी. मैं आपको बता रही हूँ ना, 4 हल्के की बात की थी ना पीटीआई ने 2013 में. तो जब धांधली होती है तो किसी इलाके में, जिस तरीके से आप फैसल सालेह हयात की सीट देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी की सीट देख लें, आप फैसल सालेह हयात वाली सीट देख लें, यहाँ पे हमारे साथ बदतरीन. और फिर बिलावल भुट्टो साहब की जो कराची की लियारी की नशिस्त है, 27 घंटे तक रिजल्ट को विदहेल्ड करना, फॉर्म 45 का ना होना. और आज कराची में जगह जगह कचरों कुंडियों से, गार्बेज बिन से पीपल्स पार्टी के एरो पे स्टैंप लगे हुए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वोट जो हमें मिल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ. ये वोटर का जो मैंडेट था ये कचरा कुंडी तक कैसे पहुंचा. पार्टी को पता तो चलेगा कचरा कितना है कराची में. आई होप कि यू विल नोटिस, लेकिन वो किधर है उनका सबूत भी दिखाए ना. देखिए ये जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएं तो हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो तमाम वीडियोस चैनल्स ने दिखाई हैं बाकायदा, जिस तरह से जलाई जा रहे हैं वोट्स. अवाम ने वोट्स देखे हैं और उन्होंने वीडियो कैप्चर करके अपलोड की. सीरियस एलिगेशंस नाज़ बलोच साहिबा, आप लोग उसके बावजूद इलेक्शन को मान रहे हैं और पार्लियामेंट में जाएंगे. हमने 2013 में भी, आपको याद होगा, व्हेन पीटीआई वाज आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लेकर आया जाए, बिकॉज पीपल्स पार्टी हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप खोई है. सेम डिसीजन. और पंजाब में अभी हमारा साहब ने कहा नंबर्स पूरे हैं, सदीकुल फारूक साहब ने भी कहा कि अगर उनके नंबर पूरे हैं तो वी विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट. पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी आपस में मुलाकातें और बातचीत जारी थी. क्या कोई अलायंस का इम्कान है या इट्स बिन रूल्ड आउट? देखें, इस वक्त ये है कि वफाक में पीपल्स पार्टी ने पहले ही ऐलान कर लिया है. बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि हम वफाक में ऑपोजिशन करेंगे और ऑपोजिशन में बैठकर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे. रही बात, और बल्कि ये है कि तमाम दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था उसको देखते हुए सबने यही फैसला किया कि सब पार्लियामेंट में जाएंगे. गो के इलेक्शंस में बहुत सारे इरेगुलरिटीज पाए गए, न सिर्फ हम बल्कि पंजाब में क्या करेंगे, अलायंस हो सकता है यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट आई है, अगर उसको भी आप पढ़ लें तो उसके अंदर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज का जिक्र किया गया है जो कि इलेक्शन कमीशन पे बराह रास्त जारी हैं. बाकी पंजाब की जहां तक आपने बात की, इट्स अ नंबर गेम. लेट्स सी हु मेक्स आउट द बेस्ट नंबर्स. जिसकी नंबर गिनतियां पूरी हो जाएंगी वही अल्टीमेटली हुकूमत बनाएगा. लेकिन यह है कि मुशावरत ऑपोजिशन के साथ, डेफिनेटली ऑपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुलाकातें भी हो रही हैं, मुशावरत भी हो रही है. लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस. ओके, आई कम टू आसिफ हसनैन साहब. आसिफ हसनैन साहब, मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था. आपकी जमात पे अनफॉर्चुनेटली बार बार ये इल्जाम लगता रहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की बैक जमात है, आप इसी तरह जानते हैं, आप उसको क्लैरिफिकेशन देते रहे हैं बार बार मेरे प्रोग्राम में आके. आज आप ये इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं. मेरे ख्याल से फरिया ये तो बात अब आपके सामने ही क्लियर हो गई. जो बात आपने कही कि जी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ऐसे नहीं होते हैं और कि जी वो बिल्कुल फारिग हो जाएं. दूसरी बात ये है कि हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे. नाज बलोच ने एक बात बड़ी सही कही
کہ اب سے پونے 2 سال پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جو لوگ بلدیاتی الیکشن میں یو سی کی سیٹیں نہیں جیت سکے وہ اچھا ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور یو سی کی سیٹیں نہیں جیت سکے، وہ آج لاکھوں ووٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس انداز میں لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک بات کہی، میں آج دیکھ رہا تھا اخبارات میں کہ جی ہمارے پاس جو لوگ بھی پولنگ ایجنٹ کو جو فارم 45 دینا تھا اس فارم کو جو ہے ہم نے دیا ہے اور پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ دیے گئے ہیں۔ میں تو خالی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ فارم پولنگ ایجنٹ کو دیے گئے ہیں وہ ریسیونگ ہوتی ہے ہر پریزائڈنگ کی، صرف وہ الیکشن کمیشن اپنے اس وقت جو ہے وہ ڈال دے اپنے سسٹم میں اور بتا دے کہ بھئی کتنے فارم 45 جو ہے وہ ایشو کیے گئے تھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا پوزیشن کیا ہے۔ پھر جو کراچی میں خاص طور پہ رزلٹ کا جو ڈیلے ہونا تھا اور پولنگ ایجنٹ کا جو باہر نکال دینے کا عمل تھا، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ آپ کے میڈیا کو پتہ ہے۔ میڈیا باہر کھڑا رہا، بے بس رہا، پولنگ ایجنٹ سارے فارغ تھے، ان کے ساتھ ہی کھڑے رہے پولنگ ایجنٹ اور انتظار کرتے رہے۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنا تھا کہ پنجاب کے رزلٹ کو دیکھ کر اگر جو ہے وہ کراچی کی جو بیلنس سیٹیں تھیں ان کو دینی تھی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں پھر بھی دعا گو ہوں۔ دیکھیں فریہ، میں اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی اور نے یہ کام کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں آصف حسنین صاحب کہ یہ خلائی مخلوق کا نام لے رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، اب آپ کو بھی نظر آ رہی ہے خلائی مخلوق؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں یا کر رہے تھے اور آج بھی آپ نے 2018 کے الیکشن میں یہ بات کہی، تو پھر وہ ساری چیزیں گراؤنڈ پر پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے تھی۔ دن بھر آپ نے الیکشن کروا دیے، بالکل سب ووٹ ڈالے، اور جب پہلی دفعہ یہ ریگنگ اس طرح سے ہوئی کہ 6 بجے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سب کو چلیں جی باہر چلے جائیں، اب ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو عمل کیا اس عمل کو وہ ریویو کرے، اور پھر جو لوگ 600 700 500 سیٹوں سے ہرائے گئے ان کی بھی پٹیشن نہیں لی جا رہی کہ بھئی لے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ چینج کرے اور دیکھے کہ بھئی کیا ہے اس میں کاؤنٹنگ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی تعداد میں اب جو بیلٹ پیپر مل رہے ہیں، بالکل مل رہے ہیں مختلف جگہوں سے، قیوم آباد، لانڈی کورنگی سے، بلدیہ سے، کئی جگہوں سے مل رہے ہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی آپ کو پتہ نہیں کتنے اور لاکھوں ملتے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کو تو فوراً اجلاس بلا کر سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑی بدنامی ہے۔ تو الیکشن کمیشن اگر یہ کتنا بھی کہتا رہے کہ یہ سب کچھ ہے، یہ رزلٹ جہاں پر فاٹا سے رزلٹ آ چکے تھے، جہاں پر کولو کا رزلٹ آ چکا تھا، جہاں پر بلوچستان کے کونے کونے سے رزلٹ آ چکا تھا، وہاں پر کراچی جیسے علاقوں سے 2 دن تک رزلٹ نہیں آیا۔ مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے، مجھے تو ابھی تک میں نے الیکشن لڑا ہے، مجھے نہ رزلٹ ملا ہے، نہ میرے 45 کا ہوا ہے۔ میں فون کر رہا ہوں آر او کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تک رزلٹ نہیں ملا۔ آصف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ صدیق الفاروق صاحب، پنجاب میں فارورڈ بلاک بننے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، آ تو بڑے عرصے سے رہی ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس میں وزن ہے ان خبروں میں، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے فریحہ، میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور یہ تمام جو سرگرمیاں ہیں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ وغیرہ یہ لاہور میں ہو رہی ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی۔ افواہیں ضرور اڑائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، افواہوں کی بنیاد پر پھر آگے باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی جب گیم ایک طرح سے نہیں بنتی تو دوسری طرح سے بناتے ہیں۔ میں نے میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں ہی بہت پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت پہلے میرے عزیز کے ساتھ کچھ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا 2 سال پہلے کہ ہم نے نواز شریف کو بائی ہک اور بائی کروک نکالنا ہے، تو وہ بائی ہک اور بائی کروک تو نکال دیا گیا۔ تو کوئی نہیں تھی، کروک کی کروک کیسے آپ الیکشن کو بائی ہک بائی کروک کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کچھ آپ کو اگر کسی نے بتا دیا، میں یہ الیکشن جو ہے یہ آپ کے سامنے ابھی وہ بھی بتا رہے ہیں، میں نے بھی عرض کیا ہے
میں نے بھی عرض کیا ہے کہ فارم 45 جہاں ہمارے جو پولنگ ایجنٹ سے ڈٹ گئے, انہوں نے کہا ہم باہر نہیں نکلیں گے, وہاں وہ کچھ نہیں کر سکے. جہاں معصومیت سے ان کے اس میں بات میں آگے کہ آپ تھوڑی دیر باہر جائیں اور ہم کچھ بات کرنی ہے, وہاں انہوں نے تبدیل کر لیا اب فارم 45 میں. اب جہاں حلقے کھولنے کی بات کی, اب مری میں ہی حلقہ جب کھلا تو پھر جب دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے, پھر انہیں باہر کے نہیں آپ نہیں کریں گے, ہم کل کریں گے. یہ بھی جب کل ٹائم دیا تو ریٹرننگ افسر نے انکار کر دیا. دیکھیں یہ باتیں ہیں, یہ حقائق ہیں سامنے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہرا نہیں سکے. میری بات سن لیں, کوئی میڈیا آزاد نہیں ہے. جو عوام میں رد عمل ہو رہا ہے, مجھے بتا دیں کہ میڈیا آزاد کیوں نہیں ہے, کئی لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ دکھا نہیں سکتے. آپ لوگ کون سا میڈیا آزاد نہیں ہے؟ جس میڈیا کو پرچیاں شاید ملتی تھی ان کو مسئلہ اب ہو رہا ہوگا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ مت بات کریں. میں پھر عرض کروں گا, ساری 6 بجے تک مجھے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بات نہیں کریں. I really want to understand کہ کون سا میڈیا ہے, اس کی کون سی پرچیاں بن رہی ہیں, اس کے کون سے کھاتے بند ہوئے ہیں جو اس کو لگ رہا ہے ہم آزاد نہیں ہیں. تو انہوں نے جعلی کرنسی دے دی, جعلی کرنسی لے لی. سوری, I could not hear you. یہ فارم 45 جو جعلی ہے, اب یہ جعلی کرنسی ہے نا, باہر نکال کے جو مرضی کر. میڈیا پہ ہی بتا رہے ہیں نا آپ, میڈیا پہ یہ بات بتا رہے ہیں, میں بھی میڈیا پہ بات کری ہوں, ناز بلوچ بھی بتا رہی ہیں, حسنین صاحب بھی بتا رہے ہیں. کس نے منع کیا کہ نہیں کریں یہ باتیں؟ ہم میڈیا پہ تو کریں. ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں, ابھی ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنے پروگراموں میں یہ کہا کہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے, ہم آزاد نہیں ہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا, اور بڑے نامی گرامی اینکر پرسنز ہیں, میں بھیج دوں گا آپ کو. مگر ابھی آپ بھی آ جائیں نا ادھر, ہمیں تو کوئی منع نہیں کر رہا, ہم بات کریں کہ نہیں کریں. جی مجھے کیا معلوم ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کون ہے. ہو سکتا ہے میرے دائیں بائیں, پہلے آپ کو خلائی مخلوق نظر آ رہی تھی, اب آپ کو دائیں بائیں کوئی فرشتے تو نہیں نظر آنا. ہمیں نظر آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے خلائی مخلوق کو. ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے آخری دن, وڈرال والے دن, ہمارے 10 لوگوں سے مسئلہ یہ ہو گیا. اوکے صدیق فاروق صاحب, لیٹس گیٹ سیریس. مسئلہ یہ ہو گیا جو باتیں آج آپ کریں ہیں, ایگزیکٹلی یہ باتیں ہم نے ماضی میں بھی سنی. اس وقت پی ایم ایل این کا موقف کچھ اور تھا, اس وقت پی ایم ایل این کا موقف کچھ اور تھا. لیٹس ہیو اے لک. ایک ہی یہی موقف ہے, دیکھ لیں سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے تھے. معذرات کے حوالے سے ہمارا موقف یہی ہے. اوکے لیٹس واچ سعد رفیق ان 2004. نئے نئے سیاست میں آئے ہیں, ان کی سونامی جھاگ کی طرح بیٹھ چکی ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, کراچی میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ان کو اپنی شکست جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی, برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہر ایک کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں یہ جیت جاتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی, اور جہاں یہ ہار جاتے ہیں, جہاں انہیں شکست ہوتی ہے وہاں دھاندلی ہوتی ہے. یہ انہوں نے ایک پرسیپشن اپنا قائم کر لیا ہے. شکست سیکھیے, شکست کیسے ہوتی ہے. جیسے ہم نے آپ کی جیت مانی ہے کے پی کے میں, آپ پنجاب میں پی ایم ایل این کی جیت, ہم نے آپ کی جیت مانی ہے نا, ہم نے آپ کو مبارک دی ہے, ہم نے آپ کو کیا مینڈیٹ آپ کا نیشنل اسمبلی میں بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. جی حماد عزیز صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں اس پہ. چلیں ایک جملہ سن لیتے ہیں صدیق فاروق صاحب کا. جی صدیق فاروق صاحب بات کریں آپ. ایک جملہ یہ ہے کہ 2013 کے پورے الیکشنوں کا آڈٹ عمران خان صاحب کے مطالبے پہ ہی کیا. ان کی مرضی کے جناب جو جوڈیشل کمیشن تھا ان کے ہیڈ ہوئے, اور انہوں نے ان کے سارے اعتراضات مسترد کر دیے. ایک بات میں بھی کہہ دوں کہ آپ نے کہا مطالبے پہ ہم نے آڈٹ کرا دیا. سر یہ اتنی معصومانہ بات ہے جتنی وسیم بدامی کرتے ہیں. ایک مطالبے پہ آپ نے آڈٹ کرا دیا, ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. سر وی ور کورنگ اٹ. ہم نے آڈٹ کرایا ہے, ایک مطالبے پہ نہیں کرایا. یہ تو ناز بلوچ صاحب بھی بتا دیں گی کہ کس طریقے سے وہ آڈٹ ہوا تھا. سر ایٹ لیسٹ لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. مجھے ذرا اجازت دیں. کتنے دنوں کا دھرنا, کتنے دنوں کی تکلیف, کتنے دنوں کی آوازیں, کتنے دنوں کا شور ہوگا, کتنے دنوں کی پروٹیسٹ, کتنے گھنٹوں کی ٹرانسمیشن, اس کے بعد ہی آڈٹ ہوا تھا. سر لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جی حماد عزیز صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار ہے. ان کو ہر جگہ پہ جاگتے ہوئے بھی خلائی مخلوقیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. آج ان کو آپ کے پروگرام میں بھی کچھ لوگ نظر آنا شروع ہو گئے جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ان سب کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی الزامات نہیں ہوتے کہ جی یہ ڈسٹ بن میں جی ملا, ہمیں بیلٹ پیپر ملا, یہاں پہ پڑے ہوئے تھے, لیکن بیلٹ پیپر وہ تصویریں کتنے ہیں, فوٹیج کتنے ہیں, جی وہ فیس بک کے اوپر ہیں, تو لہٰذا الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اچھا جی یہ اب فلانی جگہ پہ جی سڑک بند ہو رہی ہے لیکن وہ کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا.
یہ کوئی الزامات نہیں ہوتے. میرا خیال ہے بات وہی ہوتی ہے جو پختہ ہوئے, بات وہی ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ ہوئے. آپ کو پتہ ہے آج 37 حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کی اجازت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آفر بھی ہے کہ جی آپ حلقے کھلوانا چاہتے ہیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, بتائیں کون سے حلقوں میں کیا آپ کو ہے. ان کے پاس اب بات کوئی رہ نہیں گئی. فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے, ہر جگہ پہ ان کے پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے. ان کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دیا بھی گیا. ان کو جو فارم 45 دیا گیا اس کے اوپر ریسیونگز بھی موجود ہیں ہر جگہ, ریٹرننگ آفیسرز کے پاس, پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس. اب یہ ساری بناوٹ والی باتیں یہ